दोस्तों राम एक फिक्शनल कैरेक्टर थे और रामायण एक फर्जी कहानी थी। राम एक क्रूअल राजा थे और रामायण जो थी वो पूरी की पूरी एक प्लॉटेड स्टोरी थी। तो जिन लोगों का ये मानना है कि ये सारी की सारी चीजें फालतू की हैं, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है रामायण या राम में, ये वीडियो उनके लिए। जो ओरिजिनल रामायण है वो संस्कृत में है, वाल्मीकि की। उसमें राम भगवान नहीं है, वो एक राजकुमार थे, बाद में राजा हो गए। ही इज नॉट अ गॉड, ही जस्ट ह्यूमन बीइंग, ही वाज अ प्रिंस। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। Our top story is coming from Ayodhya. And this time over his comments on Lord Ram. स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिंपलीफाइड विद शशांक में। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि परिचय करा सकूं आप सभी का उन राम से जो बसते हैं वाल्मीकि रामायण में, जो बसते हैं कई घरों में और कई दिलों में। उन राम को क्यों पूजना चाहिए या क्यों पूजा जाता है, या इतने सदियों से चली आ रही स्टोरी कैसे सेम है, क्यों चेंज नहीं हो रही है। क्या राम साधारण इंसान थे, भगवान थे, राजकुमार थे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। दोस्तों इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड करती है या इससे थोड़ी भी ऐसी जानकारी मिलती है जो आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी ऐड ऑन करती है कुछ मोरल वैल्यूज़ का, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी की सारी डिटेल जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों राम और रामायण फिक्शनल है या रियलिटी है, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के लोग पूछते हैं। पहले तो वो जो नास्तिक हैं, जिन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, या और ज्यादा डायरेक्ट और सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऐसे लोग जो फैक्ट और लॉजिक, हिस्टोरिकल प्रूफ, इन सारी चीज़ों में बिलीव करने के बाद चीज़ों पे विश्वास करते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो काफ़ी कूल बनने की कोशिश करते हैं, भगवान को ना मान के या उनके प्रिंसिपल्स को ना मान के, या कहीं ना कहीं नहीं मानना चाहते इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स बेनिफिट्स के लिए। सो ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको बेहतर होगा कि आप महामूर्खों की कैटेगरी में डालिए, क्योंकि अगर ये भगवान को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, वो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल, सोशल, जैसा भी हो। अगर ये लोग भगवान को ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने घर वालों को भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इन सब का सगा नहीं हो सकता, वो भला मेरा या आपका क्या सगा होगा जो ये सारी चीज़ें समझने बैठेगा। तो दूसरी कैटेगरी के लोगों को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन पहली कैटेगरी के लोग जो हैं उन्हें फिर भी समझाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं फैक्ट पे, हिस्ट्री पे, या किसी न किसी प्रूफ पे। और इसमें किसी भी तरह की बुराई भी नहीं है कि किसी चीज़ को देख के, परख के, या सारे के सारी अपनी एनालिसिस करने के बाद उस पर बिलीव किया जाए या उसे फॉलो किया जाए। तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इवन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे लोगों की। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा ऐसे लोगों के लिए कि इनको समझना चाहिए कि अभी जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इतना डेवलपमेंट नहीं की है या इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो सारे के सारे राज को, सारी की सारी चीज़ों को सुलझा पाए। इवन हम आज भी फेल हैं ये समझ पाने में, ये बता पाने में कि ड्रीम्स क्यों आते हैं, क्या लॉजिक है उनके पीछे, डेथ के बाद की ज़िंदगी कैसी है, यूनिवर्स का साइज़ क्या है, और ऐसी बहुत से सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती या इनका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरियंस की बात करें, तो ये समझने वाली बात है कि इंडिया की हिस्ट्री को काफ़ी दफनाया गया है, आज से नहीं काफ़ी पहले से। फिर चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी का जलाना हो या मुगलों के जरिए कई सारे इंडियन टेम्पल्स या हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करना हो, ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि किस तरह से इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के साथ खेला गया है और इसे आज रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जीरो की डिस्कवरी हो या सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये चीज़ हमने कई सौ साल पहले पता लगा ली थी और पता कर लिया था। लेकिन कुछ इंडियंस ही ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आज भी हमारे हाथ में एक खाली कटोरा है। इन्हें यकीन नहीं होता कि भगवान हैं, भगवान होते हैं, और मोर देन दैट भगवान अवतार लेते हैं। अब अगर इन्हें बताया जाए कि राइट ब्रदर्स के पहले भी किसी ने एरोप्लेन की डिस्कवरी कर ली थी, और इन सब चीज़ों से पहले हमारे यहाँ विमान शास्त्र पाया गया था जिसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं, इवन ऐसी ऐसी फ्लाइट्स के बारे में लिखा है और टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, बताया गया है, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। विमान शास्त्र जो कि ऋषि भरद्वाज ने लिखा था और जिसकी मदद से शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहली बार एरोप्लेन की डिस्कवरी की थी, वो भी राइट ब्रदर्स के 8-10 साल पहले। लेकिन ना कोई पेटेंट लिया और इसी कारण से कोई हिस्टोरिकल एविडेंस भी मौजूद नहीं है उसके लिए, और क्रेडिट जो है वो राइट ब्रदर्स को ही जाता है। खैर, शिव कुमार और विमान शास्त्र के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। टॉपिक पे वापस आते हैं अगर, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि रामायण को मिथ कहा जाता है, तो मिथ का मतलब होता क्या है। शायद इस डेफिनेशन के बाद आपको मिथ वर्ड ही गलत लगने लगे। एक्चुअली मिथ वर्ड जो है वो अपने आप पे ही एक ट्रेडिशनल और कल्चरल वार है
जिसका मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मॉरल, फेबल या कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज हो जिसे हम गलत समझते हैं। मिस्टर जॉन जो मिथ वर्ड का डिस्क्रिप्शन देते हैं वहाँ पे ये साफ समझ में आता है कि मिथ को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ों से और मॉरल वैल्यू चीज़ों से। डेफिनेशन पे ही क्लियर है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो मॉरल वैल्यूज़ दे रही हो या कल्चरल ट्रेडिशनल स्टोरीज़ के बारे में बात कर रही हो वो सारी की सारी चीज़ें गलत समझी जाएँ। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर मिथ का डेफिनेशन ये है कल्चरल और ट्रेडिशनल चीज़ों को गलत साबित करना, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सारे के सारे कल्चरल या ट्रेडिशनल इवेंट्स सब गलत हैं। अब वो चाहे किसी भी तरह के व्रत हो, किसी भी तरह की पूजा हो, कल्चरल ड्रेस हो या इवन आपकी कल्चरल लैंग्वेज ही क्यों ना हो। और अगर ऐसा है तो फिर हमारे यहाँ जो सालों से चली आ रही लैंग्वेज संस्कृत, जहाँ पे मदर शब्द मात्र था, हिंदी में कन्वर्ट होके माँ हुआ और उसके बाद इंग्लिश में मदर होता है। इसी तरह से संस्कृत में भ्रात, हिंदी में भाई और फिर इंग्लिश में आके ब्रदर होता है। तो इनके अकॉर्डिंग तो ये सारी की सारी चीज़ें गलत होनी चाहिए। और अगर ये सारी की सारी चीज़ें गलत है तो इनकी खुद की लैंग्वेज भी गलत होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रख के किया गया कि इंडिया के कल्चरल हैम्पर हो, इंडिया की चीज़ें हैम्पर हो। अब अगर हम हिस्टोरियंस की हम बात करते हैं तो अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री राइटिंग का सिलसिला कब से शुरू हुआ है भारत में, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं, आज से 300 साल पहले का है। जो पहले राइटर थे वो यूरोपियन राइटर थे, उसके बाद जो राइटर आए हैं वो नेशनलिस्ट थे, और फिर एक जनरेशन आती है जहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद के राइटर आते हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंस के बाद वाले हैं ये कोई भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए यूरोपियन टूल्स को ही यूज़ करते हैं। और यूरोपियंस ने कभी भी इंडियन पुराण को या इंडियन हिस्ट्री को इतिहास माना ही नहीं, बल्कि डिक्लेयर कर दिया कि ये सारी की सारी चीज़ें मिथ हैं। दोस्तों, रामायण पहली एपिक पोएम है इंडिया की जिसे वाल्मीकि ने लिखा था, और इसके बाद कई सारे वर्जन आए रामायण के, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो वाल्मीकि वर्जन ही माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे जिस वक्त राम एग्जिस्ट करते थे। सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने लिखी है वो पॉइंट टू पॉइंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, एक यही रीज़न माना जाता है। दोस्तों, जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है उसमें 7 चैप्टर हैं और 24,000 श्लोक्स हैं। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो पहला चैप्टर है और वो जो लास्ट चैप्टर है यानी कि बालकांड और उत्तरकांड, ये दोनों चैप्टर बाद में ऐड किए गए हैं। ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट में भी नहीं थे और लेजिट भी नहीं माने जाते। तो पहला रीज़न तो यही था कि ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं थे, इस कारण से ये लेजिट नहीं है। और दूसरा रीज़न क्यों इन्हें वैलिड नहीं माना जाता वो ये है कि इनकी जो स्टाइल है लिखने की वो भी डिफरेंट है, नरेशन भी डिफरेंट है, और तो और कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन है कैरेक्टर्स को लेके। फॉर एग्जाम्पल, राम जो पूरी की पूरी रामायण में धर्म को पकड़े हुए दिखाई देते हैं, वो यहाँ पे धर्म के अगेंस्ट काम करते हुए दिखते हैं। सो बहुत क्लियर है यहाँ से कि उत्तरकांड और बालकांड ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल रामायण जो है वो कुछ और पोर्ट्रे कर रही है और ये दोनों चैप्टर कुछ और ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब ये दोनों चैप्टर जो हैं दोस्तों, जो बालकांड है वहाँ पे राम के बचपन के बारे में बताया जाता है कि कैसे थे वो और क्या क्या एक्टिविटी किस तरह से होती थी, और उत्तरकांड में राम के जो लड़के होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, लव कुश के बारे में, और सीता को वन भेजना, ये सारी स्टोरीज उस चैप्टर पे हैं। ओरिजिनली देखा जाए तो रामायण एंड हो जाती है युद्ध कांड के श्लोक नंबर 106 से, जहां बताया जाता है कि श्री राम राजा बनते हैं लंका से आने के बाद और 10,000 साल तक राज करते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं और धर्म स्टेबल होता है। उसके बाद श्लोक नंबर 107 से लेके 116 में हैप्पी एंडिंग को थोड़ा सा दर्शाया जाता है, और इवन ये भी बताया जाता है कि रामायण को पढ़ने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इन श्लोकों को दोस्तों फाला श्रुति कहते हैं, यानी कि हर चैप्टर के एंड में या हर एक बुक के एंड में, स्पेशली वो बुक अगर सैक्रेड बुक है या स्पिरिचुअल बुक है, तो हर बुक के एंड में ये श्लोक्स होते हैं जो ये दर्शाते हैं और बताते हैं कि इस बुक को पढ़ने के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो हनुमान चालीसा के लास्ट की जो लाइन है वो भी यही दर्शाती है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। इसका मतलब भी है कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं हनुमान चालीसा को पढ़ने में। इसके अलावा अगर आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हो तो उसमें भी लास्ट में यही चीज है, इदम हि नित्यमेव मुक्त मुक्त तम स्तवम पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्धि में तिसंततम हरे गुरु शुभक्ति माशु याति नानथा गतिम विमोहनम हृदय ही नाम शुशंकरस चिंतनम। इन लाइनों में भी शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने की महिमा बताई गई है। ये बताया गया है कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के। सो इस तरह के श्लोक्स दोस्तों कभी भी किसी टेक्स्ट के बीच में नहीं ऐड किया जाते, और यही कारण है कि ये माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण का जो लास्ट चैप्टर है वो युद्ध कांड ही है, क्योंकि युद्ध कांड के लास्ट में ही इस तरह के श्लोक्स यूज किए गए हैं। एक दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है जहां पे ये समझ में आता है कि उत्तरकांड सही नहीं है, और वो ये है कि सुंदरकांड में ही श्लोक
15th में ये समझाते हैं विभीषण रावण को कि क्या बिहेव करना चाहिए आपको किसी मैसेंजर के साथ। एक मैसेंजर अगर आया है तो आपको उसको जान से नहीं मारना चाहिए। रूल्स तो ये होते हैं कि आप उसके लिम्स को काट दें, यानी कि हाथ पैर या नाक काट सकते हैं, और भी कुछ माइनर इंजरीज पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन जान से मारना एक सही बात नहीं। और ये इंसिडेंट युद्ध के ठीक 1 महीने पहले का होता है, यानी कि साफ जाहिर है यहाँ से कि इसके पहले रावण ने किसी भी मैसेंजर के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। अगर ऐसा बिहेव किया होता तो विभीषण उनको दोबारा से समझाइश नहीं देते। लेकिन उत्तरकांड में अगेन जिक्र है इस बात का कि ऑलरेडी रावण ने एक मैसेंजर की हत्या की थी। ये वो मैसेंजर था जो कुबेर ने रावण के पास भेजा था जब रावण की लड़ाई हो रही थी देवता से, गंधर्व से। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है महाभारत में, जहाँ पे ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को रामायण सुनाते हैं। वो वाल्मीकि रामायण ही होती है। उसका भी जो चैप्टर होता है वो युद्ध कांड पे एंड हो जाता है, वहां पे भी कोई उत्तरकांड की बात नहीं की जाती। और इसी तरह से कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि उत्तरकांड जो है वो ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस टॉपिक पे कि ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो इस मिथ को दूर करते हैं कि रामायण फेक है। तो सबसे पहले जो लोग बिलीव नहीं करते हैं इन बातों में, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो अपनी जगह पे बैठ के एक ऐसी स्टोरी प्लॉट कर सकते हैं जहाँ पे जिक्र होगा पेड़ पौधों का, नदियों का, रास्ता का, पहाड़ों का, जो आज से कम 3000 साल बाद भी एग्जिस्ट करते हो एज इट इज़, जैसा आप उस स्टोरी में आज मेंशन करोगे। कुछ कंडीशन दी जाएंगी आपको। कंडीशन ये होगी कि कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ नहीं करना है, कोई कम्युनिकेशन नहीं यूज़ करना है। आपको अगर पॉसिबल है तो आप वहाँ पे ट्रैवल करके भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल करने के लिए भी कोई मीडियम नहीं दिया जाएगा। मेंशन करने हैं आपको उस रास्ता का नाम, उस पहाड़ का नाम, वो जंगल का नाम जो आज से 2000 साल बाद एग्जिस्ट करे। मैं आपसे बहुत छोटा डेटा बोल रहा हूँ, 2000 साल बाद। रामायण को हुए तो पता नहीं कितने हजार साल हो चुके, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 साल की एक भविष्यवाणी करनी है और एक ऐसी स्टोरी लिखनी है, सारे कैरेक्टर को बखूबी बताना है और ऐसी टेक्नोलॉजी भी ऐड करनी है जो आज के समय में अनइमेजिनेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे विमान के बारे में डिस्कस कीजिए जो यहाँ से उड़ के आपको दूसरी गैलेक्सी में ले जाए, दूसरे यूनिवर्स में ले जाए। अब जाहिर सी बात है आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है, एक जगह पे बैठ के बिना इंटरनेट का यूज़ किए, बिना किसी कम्युनिकेशन के या बिना किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम के ऐसी स्टोरी लिखना, वो भी इंडिया जैसे बड़े लैंड में, इतनी बड़ी जिसकी एरिया है, ऐसी पूरी एरिया को डिस्क्राइब करना, और वो भी ऐसी चीज़ों को जो आज से 2000 साल बाद तक एग्जिस्ट करें। आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वाल्मीकि के लिए ये पॉसिबल था। आज भी दोस्तों किष्किंधा है, अयोध्या है, चित्रकूट है, दंडक वन है, पंचवटी है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो रामायण में मेंशन की गई थी। इतना ही नहीं, वो पेड़ पौधे जो इन एरिया में एग्जिस्ट करते थे वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी एरिया पे वही पेड़ पौधे मिलते हैं आज भी। ना सिर्फ ये, बल्कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो उस वक्त उस एरिया में एग्जिस्ट करती थी वो आज भी उन एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वाल्मीकि रामायण में एकदम एक्यूरेट है, फिर चाहे वो नदियाँ, पहाड़ हो या जीव और जानवर हो। और इंडिया तो इंडिया के बाहर अगर बात की जाए, श्रीलंका, वहाँ पे भी वो स्पॉट एग्जिस्ट करते हैं जो वाल्मीकि रामायण में मेंशन है। ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा चैलेंज है एक इंसान के लिए एक जगह पे बैठ करके ऐसी स्टोरी प्लॉट करना या ऐसी स्टोरी लिखना। अगर लंका की बात की जाए तो लंका में भी ऐसी बहुत सारी केव्स हैं जिनके नाम मेंशन है वाल्मीकि रामायण में और वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ईला फॉल्स करके एक जगह है जहाँ पे रावण ने सीता जी को छुपा के रखा था सो दैट राम ढूंढ ना पाए उन्हें। और इन सब को अगर आप नहीं समझ और समझा पा रहे हैं या नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो राम सेतु के बारे में आप क्या कहेंगे जो आज से हजारों साल पहले बना था और जिसको इवन बहुत सी एजेंसीज ने, बहुत से रिसर्च सेंटर ने ये माना है, एक्सेप्ट किया है कि ये मैन मेड है और ये आज से इतने हजार साल पहले एग्जिस्ट करता था जितने हजार साल पहले रामायण हुई है। इस सब्जेक्ट में तो काफी रिसर्च भी हो चुकी है। इवन नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने तो ये खुल के एक्सेप्ट भी किया है और ये प्रूव किया है कि कोई भी नेचुरल या क्लाइमेटिक ऑकरेंस नहीं है इस ब्रिज को बनाने के पीछे। इस ब्रिज को बनाने के पीछे मैन यानी कि इंसान का ही हाथ है। और रिसर्च में ये तक पता चला है कि समुद्र का जो सी लेवल है वो 9-10 फीट नीचे था आज से 7000 साल पहले और आज से 7000 साल पहले रामायण एग्जिस्ट हुई थी जब ये पुल बना था। और आज जो इसकी स्थिति है, जो इसकी प्लेस और पोजीशन है वो समुद्र से 9-10 फीट नीचे पे है। यानी कि साफ जाहिर है कि आज से 7-8 हज़ार साल पहले जब समुद्र का लेवल नीचे था 9-10 फीट, तब ये पॉसिबल था कि इस ओर से उस ओर चल के जाया जा सके। ये पॉसिबल था इस ब्रिज को बनाना और ये ब्रिज बना भी था। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने अलावा आपको एक और ऐसे महान इंसान से सुनाना चाहूँगा जिनसे सुन के आप यकीनन इन चीज़ पर यकीन करेंगे।
Making use of a planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and they can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana and the city of Dwarka has been explored by American archaeologists wing of Government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Monitoring Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly corresponds to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge 2,000 years back. दोस्तों आजकल के कुछ यूथ इतने ज़्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को कि उनको लगता है कि ना उनसे पहले कोई होशियार हुआ है, ना उनके बाद कोई होशियार होगा, ना उनके फादर होशियार है, ना उनके फोर फादर होशियार है, ना उनकी मदर होशियार है। सिर्फ और सिर्फ वो होशियार हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं फैक्ट पे, हिस्टोरिकल एविडेंस पे और उन सारी चीज़ों पे जो आजकल चर्चा में चल रही है। उनके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो उनकी बातों को नहीं मानते, फिर चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो या मोर देन दैट स्पिरिचुअल लीडर्स हो या इवन भगवान ही क्यों ना हो। इतनी कॉमन सेंस तो खुद के पास होनी चाहिए कि कैसे एक सेम स्टोरी सालों साल चली आ रही है और वो भी ऐसे डाइवर्सिफाइड लैंड में जहाँ पे हर एक इंसान का रिलीजन अलग है। रिलीजन तो छोड़िए, यहाँ पे हर एक इंसान की भाषा अलग है, लेकिन ऐसा क्यों है कि तमिलियन भी जानता है श्री राम कौन है, पंजाबी भी जानता है श्री राम कौन है, गुजराती भी जानता है कौन है श्री राम और आंध्र प्रदेश के रहने वाला इंसान भी जानता है कि कौन है श्री राम। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी जबरदस्त मेमोरी है लोगों की कि विदाउट एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और विदाउट एनी मीन्स ऑफ इंटरनेट लोग आज भी कनेक्टेड है एक ही स्टोरी से। अगर हिस्टोरियंस और राइटर्स की बात समझें या सुने जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण के बारे में रिसर्च की है, समझा है इस पूरे टॉपिक को अच्छे से, तो वो क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। एफी पारगिटर हैं जो कि राइटर हैं बुक जियोग्राफी ऑफ रामास एग्जाइल के। ये कहते हैं कि रामायण में मेंशन ज्योग्राफिकल नॉलेज अचीव ही नहीं की जा सकती जब तक आप एक्चुअली में विजिट ना करो। 1973 में त्रिवेंद्रम में रामायण के ऊपर एक ऑल इंडिया सेमिनार हुआ था जिसमें वीडी रामास्वामी ने एक बुक लाई थी, श्री राम पद यात्रा। इस बुक में मैप था वो रूट का जहाँ जहाँ राम ने विजिट किया था अपने वनवास के दिनों में, और इस रूट को वाल्मीकि रामायण से मैच करते वक्त ये पता लगा कि आज भी वो पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं उसी जगह पे जिस जगह पे लिखा गया है वाल्मीकि रामायण। इस इवेंट में ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के इम्पॉसिबल है ऐसी स्टोरी बनाना जहाँ ऐसी जगह ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है या बोला गया है जो लाखों साल तक स्टेबल तो बिल्कुल नहीं रह सकती, और ये सारी चीज़ें वो ही लिख सकता है या बता सकता है जो फिजिकली प्रेजेंट रहा हो उस वक्त जब ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इन सब के अलावा श्री राम की डेट ऑफ बर्थ कितनी वैलिड है ये भी नासा ने प्रूव कर दिया है अपने एक सॉफ्टवेयर प्लानिटेरियम में, जब उन्होंने वही सारा डेटा डाला जो वाल्मीकि रामायण में मेंशन है, यानी कि उस वक्त जब राम पैदा हुए थे तो कौन सा स्टार या कौन सा प्लैनेट कौन से पोजीशन या एंगल पे था, कौन सी एरिया में था। जब वो सारी चीज़ें प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो वहाँ से ये पता चला कि एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ निकल के आती है श्री राम की वो आज से 7-8 हज़ार साल पहले की ही आती है जो कि मेंशन है वाल्मीकि रामायण। अब जब नासा जैसे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर ने ये प्रूव कर दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया है, तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ से कि एक आम इंसान जो शायद 12वीं पास है या एक डिग्री लेके बैठा हुआ है वो ये क्यों मान के बैठा है कि नहीं रामायण एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों आप खुद से सोचिए ये बात कि अगर राम नहीं होते, भगवान या अवतार नहीं होते, तो उनका नाम बाकी के पुराणों में क्यों मेंशन होता, बाकी के बुक्स में क्यों मेंशन होता, क्यों राम का नाम शिव महापुराण में भी है, उसके अलावा राम का जिक्र विष्णु पुराण में भी है, क्यों जिक्र है उनका उनके अवतार लेने का और किस तरह के होंगे वो, क्या कैरेक्टर है उनका, ये सारी की सारी बातों। क्या अब ये सारी की सारी बातें फर्जी हैं उन लोगों के सामने जो लोग खुद को सुपर कूल मान के चल रहे हैं। अब दोस्तों जब एक पर्टिकुलर स्टोरी में या एक पर्टिकुलर बुक में बहुत सारे लोग अपने अपने पॉइंट्स, व्यूज और रेफरेंस ऐड करते हैं तो ऐसे में कई बार स्टोरी थोड़ी बहुत मॉडिफाई तो होगी ही होगी, और ऐसा ही कुछ हुआ रामायण के साथ जहां कुछ इलॉजिकल चीजें ऐड की गई। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि 2 चैप्टर तो ऐसे ही हैं जो पूरे के पूरे इलॉजिकल हैं, बालकांड और उसके बाद जो है वो उत्तरकांड।
ये दोनों चैप्टर अलग से ऐड किए गए हैं। ठीक इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको रामायण से अटैच करके प्रेजेंट करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जैसे अहिल्या का स्टोन पे कन्वर्ट होना और हनुमान जी का सूरज को निगलना। अब क्योंकि रामायण एक एपिक है, एक पोयम है, तो पोयम में अक्सर जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो यूज़ करते हैं एक कंसेप्ट को जिसे कहते हैं मेटाफोरिज्म। हिंदी में इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अतिशोक्ति अलंकार। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी ने जो पहाड़ उठा के लाया था, उस चीज़ को अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो मैं ये बोलूँ कि मेरे पास काम का काफ़ी बोझ है, एक पहाड़ जैसे जिम्मेदारी ले रखी है मैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैंने कोई पहाड़ उठाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा खून खौल रहा है, तो इसका मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा खून किसी बॉइलिंग वेसल में रखा है और खौल रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। इसी तरह से जो हनुमान जी ने काम किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर थी लक्ष्मण जी के प्राण की, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस अलंकार से, उस फ्रेज से पोएट ने बताने की कोशिश की है। ये मेरे समझ में तो इतना ही है, और ये वैलिड भी है क्योंकि पोयम में अक्सर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। कुछ ऐसे ही चीज़ों को यूज़ करके पोयम को ग्लोरीफाई किया जाता है, उस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया जाता है। अब इसके बाद अगर बात की जाए हनुमान जी के सूरज को निगल जाने की, तो यहाँ पे भी समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मैसेज अलग अलग होता है। अब आप यहाँ पे इससे क्या मैसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं या क्या मैसेज विड्रॉ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे इस स्टोरी से यहाँ पे ये मैसेज भी निकल के आ सकता है कि हनुमान जी बहुत क्यूरियस थे चीज़ों को लेके, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु से, और जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने एक जंप लगाई होगी कि सूरज को निगलने की, या सूरज की तरफ बढ़े होंगे एक ऐसी जंप से कि लगा होगा कि बस अब वो सूरज को निगल ही जाएंगे। तो ये मैसेज भी ड्रॉ किया जा सकता है कि वो बहुत ही जिज्ञासु थे। और इसी तरह के और भी डिफरेंट मैसेजेस विड्रॉ कर सकते हैं आप अपने अपने कंसेप्ट से। दोस्तों, सूरज को निगलने की बात हो या पहाड़ को उठाने की बात हो, ये स्पिरिचुअली देखा जाए तो हनुमान जी के लिए तो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि वो साधारण इंसानों की काउंटिंग में नहीं आती। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर हम ना बिलीव करें कि कोई चीज़ स्पिरिचुअल एग्जिस्ट करती है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर अगर हम बिलीव करें, थोड़ा बहुत भी टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करें और ये समझें कि चीज़ें हो सकती हैं या नहीं, तो आपको बता दूं कि एक ऐसी पावर स्वामी विवेकानंद के पास भी थी, जहाँ पे उनकी मेमोरी की बात की जाती है कि उनकी मेमोरी जो थी वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी। यानी कि एक बुक को अगर वो एक बार देख भी लेते थे तो उन्हें वो चीज़ याद हो जाती थी हमेशा हमेशा के लिए। सो वैसे तो लोग बिलीव नहीं करेंगे इन चीज़ों में कि हमारे सनातन धर्म में इतने तंत्र हैं, मंत्र हैं, योग हैं, जिनकी वजह से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। और यहाँ पे मैं उन सारी चीज़ों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है ये चीज़। अब ऐसे कई सारे मिसकंसेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे वानर वर्ड का यूज़ करना। वो वर्ड वानर था या वन नर था, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वानर मतलब बंदर और वन नर मतलब ऐसे लोग जो वन में रहते हैं। तो साफ जाहिर हो, वाल्मीकि रामायण में जिन लोगों को वानर के नाम से डिस्प्ले किया गया है, बताया गया है, वो लोग वन नर रहे। दोस्तों, ये तो थी बात लॉजिक और इलॉजिकल चीज़ों की, लेकिन अगर हम अब ह्यूमैनिटी और सोसाइटी की बात करें, तो अगर आप डाउट करते हैं रामायण और राम के एग्जिस्टेंस पे, तो आप डाउट कर रहे हैं हर एक लिटरेचर पे। और हर एक लिटरेचर को अगर देखा जाए तो फिर मुस्लिम हो या वो क्रिश्चियन हो, आप सब पे डाउट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मिरेकल्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं रामायण में, जैसे कि अहिल्या की स्टोरी हो, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स दिखाए गए हैं कुरान और बाइबल में भी। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में ये दिखाया गया है कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट पानी पे चलते हैं, और कुरान में दिखाया गया है कि किस तरह से मोहम्मद घोड़े में बैठ के उड़ते हुए स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। अब ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल और एपिग्राफिक एविडेंस नहीं है इन चीज़ों का, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ होली बुक्स में मेंशन की गई हैं। सो क्या मान लें हम कि ये एग्जिस्ट नहीं करते? ये सारी स्टोरीज और डिवाइन पावर आपसे बिलीव मांगती हैं, आपसे डेडिकेशन मांगती हैं, ना कि आपसे हिस्टोरिकल फैक्ट और ऐसा कोई एविडेंस। क्या फर्क पड़ जाएगा दोस्तों कि राम एग्जिस्ट नहीं करते, जब तक आप उनके प्रिंसिपल्स या वैल्यूज को अपने लाइफ में नहीं उतारते, उनसे नहीं सीखते। अगर आप कि किस तरह से आप अपने फादर के लिए डेडिकेट हो सकते हैं, किस तरह से आपके पास सारी की सारी चीज़ें हो, फिर भी आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के एक वचन के कारण, किस तरह से आपके पास बहुत सारी वेल्थ हो और आप डी अटैच होकर रह सकते हैं इन सारी चीज़ों से, सारी पावर्स, सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी किस तरह से एक लेडी के लिए आप समर्पित रह सकते हैं। जिस ज़माने में 3-4 वाइफ का होना ट्रेंडिंग कर रहा था, उस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ एक वाइफ के लिए इतना डिस्टेंस वॉक करके जाना और वहाँ से फाइट करके उसे वापस लाना, ये वैल्यू अगर आप नहीं सीख सकते तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है।
चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान भी लेते हैं वो सारी की सारी चीज़ें इमेजिनरी थी, सब कुछ मनगढ़ंत था। तो क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि इतनी इमेजिनरी चीज़ भी आपको इतना रियलिस्टिक वैल्यू दे रही है? लोग हीरो बनने में लगे हुए हैं कि राम नहीं एग्जिस्ट करते, रामायण नहीं एग्जिस्ट करती है, सारी चीज़ें फालतू हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा राम को और राम के भक्तों को। फ़र्क पड़ेगा तो आपको कि आप उनके कैरेक्टर से एक लर्निंग नहीं ले पाए, सीख नहीं पाए पूरी की पूरी लाइफ। एक ऐसा कैरेक्टर जो हज़ारों सालों से लोगों के दिल में, घर में और मंदिरों में भगवान की तरह पूजा जा रहा है। एट द एंड अगर आप अब भी रामायण को मिथ मानते हैं या नहीं मानते हैं कि वो सही थी, तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि फैक्ट्स हिस्ट्री बनते हैं, हिस्ट्री लीजेंड्स बनाते हैं और लीजेंड्स मिथ बन जाते हैं। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों से या उन रिलेटिव से जो ये मानते हैं कि रामायण कभी एग्जिस्ट नहीं करती, और बताइए उन्हें कि बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिसके कारण पता चलता है कि रामायण एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं भी एग्जिस्ट करती है तो इससे उनका क्या फ़ायदा और नुकसान है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है राम और रामायण को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम।